हे गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे CSS टेक्स्ट स्टाइलिंग कैसे काम करती है HTML के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपके वेब पेज का टेक्स्ट और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और रीडेबल बने तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा जो आपके टेक्स्ट स्टाइलिंग गेम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी, तो एंड तक जरूर देखना। मैं हूं ललित, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे CSS इनहेरिटेंस के बारे में। तो अभी के लिए हमने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना लिया अपने सामने, कुछ H1 और कुछ P टैग्स हैं। और अभी के लिए मैं एक फॉन्ट फैमिली यूज़ कर रहा हूँ गूगल की, जो कि है रोबोटो। तो मैं आपको सबसे पहले समझाना चाहता हूँ इनहेरिटेंस कैसे काम करता है। तो हमारा सर्वर ऑन है, तो अगर आप HTML का देखोगे आउटपुट तो कुछ ऐसा दिखता है। तो अभी आप देखोगे कुछ भी कलर एडिड नहीं है या कुछ भी फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली कुछ भी एडिड नहीं है। तो इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी भी टैग के ऊपर कोई स्टाइलिंग ऐड नहीं करी होती तो जो उसके पेरेंट में स्टाइलिंग होती है वो इनहेरिट हो जाती है चाइल्ड एलिमेंट्स के अंदर। इनहेरिट मतलब वो यूज़ करने लगता है पेरेंट की चीज़। अब इसमें भी दो तरीके की होती है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एक नॉन इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ होती है। इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है जो कैरी फॉरवर्ड हो सकती है अपने चाइल्ड के अंदर, जैसे कि कलर्स, फॉन्ट, ये सब इनहेरिट हो सकती है। अगर आपने चाइल्ड पे डिफाइन नहीं किया है तो वो पेरेंट से चाइल्ड पे चली जाएगी। नॉन इनहेरिटेड के अंदर होते हैं जैसे बॉर्डर्स, ये इनहेरिट नहीं होते। अगर आपने ये पेरेंट पे लगाए तो पेरेंट पे रहेंगे, चिल्ड्रन पे नहीं जाएंगे। तो उसका मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो अगर मैं अगर बॉडी के अंदर आके मैं अगर लिखूँ फॉन्ट फैमिली और यहाँ पर मैं डिफाइन कर दूँ लेट्स से रोबोटो, तो अब आप देखोगे कि ये सभी का जो फॉन्ट था वो चेंज हो गया है, जबकि मैंने किसी भी टैग पे अभी तक फॉन्ट नहीं डाला है, बट ये स्टिल चेंज हो गया है क्योंकि इनहेरिटेंस काम कर रही है पीछे। आपने बॉडी पे डाला था वो सभी टैग्स में अप्लाई हो गई है क्योंकि वो इनहेरिट हो रही है सभी के अंदर। अगर आप स्पेसिफिक किसी एलिमेंट को टारगेट करके इसको चेंज करोगे तो वो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे H1 लिख के यहाँ पे फॉन्ट फैमिली को चेंज कर दूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे इसको एरियल कर दूंगा, तो आप देखोगे ये चेंज हो गया है स्पेसिफिकली। अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ तब आप देख पाओगे राइट साइड में यहाँ पे फॉन्ट फैमिली एरियल है, बट अगर मैं P पे जाऊँगा तब आप देखोगे कि यहाँ पे फॉन्ट फैमिली रोबोटो है। तो वो इसलिए हो रहा है, यहाँ देखो आप H1 में ये कट गया है फॉन्ट, दैट मीन्स ये स्टाइल हट गया है और ये वाला स्टाइल ऐड हो गया है। तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस CSS के अंदर। ठीक है, तो अभी के लिए मैं फॉन्ट फैमिली यहाँ पे लगा रहने देता हूँ। तो अब मैं बात करना चाहता हूँ अपने पहले प्रॉपर्टी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं कलर। तो अगर मैं एक P को टारगेट करके यहाँ पे लिखता हूँ कलर रेड, तो आप देखोगे कि सभी P टैग्स यहाँ पे रेड कलर के हो गए हैं। तो कलर को लिखने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका होता है कि आप डायरेक्टली नाम लिख दो, जैसे मैंने रेड लिखा था, अगर मैं ग्रीन लिख दूंगा तो कलर ग्रीन में हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे ब्लू लिख दूंगा तो ये कलर ब्लू में हो जाएगा। तो पहला तरीका होता है कि आप उसको कलर का नाम बता सकते हो। दूसरा तरीका होता है कि आप इसको हेक्स में लिख सकते हो। हेक्स का मतलब होता है कि जो कलर का कोड होता है आप उसको दे सकते हो। तो अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूँ लेट्स से, तो ये कलर का एक कोड है जो उसने टेक्स्ट पे अप्लाई कर दिया है। तो ये कुछ ग्रे सा कलर है तो उसने वो अप्लाई कर दिया। अगर मुझे इसको ब्लैक करना है तो मैं यहाँ पे 6 टाइम 0 लिखूँगा तो ये हो जाता है ब्लैक कलर। अब हेक्स को लिखने के भी दो तरीके होते हैं। पहला तो ये होता है कि या तो आप उसको 6 डिजिट में लिख सकते हो, 6 जैसे 000 6 टाइम लिख सकते हो। दूसरा तरीका होता है या तो आप इसको 3 टाइम लिख सकते हो, जैसे मैंने 000 लिख दिया है तो भी ये ब्लैक की तरह ही काम करता है, दोनों वैलिड है। आप इसको शॉर्टकट तरीके से कर सकते हो। आप VS कोड में आपको ये कलर पैलेट का ऑप्शन मिलता है, इसके अंदर आप राइट साइड पे जाओगे तो आप यहाँ से कलर्स को चेंज कर सकते हो अपने पैलेट को, और आप किसी भी कलर को यहाँ पे चूज करके अगर बाहर क्लिक करते हो तो आप देखोगे कि वो सेलेक्टेड कलर का हेक्स कोड यहाँ पे आ चुका है। तो अगर मैं अब इसको सेव करके देखूंगा तो आप देखोगे कि उसी कलर पे हो गया है अभी मेरा कलर। तो ये दूसरा तरीका होता है हेक्स कोड के थ्रू। तीसरा तरीका होता है कि इस पे आप RGB के थ्रू भी बता सकते हैं। RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन, ब्लू। तो आप अगर आपने थोड़ा बहुत कलर्स के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये तीनों कलर्स को आप मिक्स करके कुछ एक नया कलर बना सकते हो। तो अगर मुझे यहाँ पे ब्लैक कलर देना है तो मैं यहाँ पे 0,0,0 लिखूंगा, तब आप देखोगे ये सारे कलर्स ब्लैक हो चुके हैं। अगर मुझे इसको वाइट करना है तो मैं यहाँ पे 255 लिख दूंगा तो ये वाइट बन जाएगा। ये वाइट का कोड होता है। तो RGB होता है, उसी तरीके से एक और होता है RGBA। अब इस A का मतलब होता है अल्फा। अल्फा का मतलब ओपेसिटी। अभी आप देखोगे तो ये 100% ओपेसिटी पे दिखेगा,
ये देखो आपको अभी 100% ब्लैक दिख रहा है, बट अगर मैं चाहता हूँ कि ये 50% से इसकी ओपेसिटी गिर जाए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 0.5 का अल्फा डिफाइन कर दूंगा। अल्फा डिफाइन करते क्या होगा, ये उस कलर को 50% से फेड कर देगा नीचे की तरफ, ओपेसिटी उसकी गिरा देगा 50%। तो ये होता है RGBA का मतलब, A मतलब होता है अल्फा। तो इस तरीके से हम कलर को यूज कर सकते हैं और 2-3 तरीके से हम कलर को डिफाइन कर सकते हैं अपने क्लास के अंदर। इसके बाद मैं अगेन बात करना चाहता हूँ फॉन्ट फैमिली की। फॉन्ट फैमिली वो जगह होती है जहाँ पर आप अपने टेक्स्ट की फॉन्ट बताते हो कि ये किस फॉन्ट में टेक्स्ट को दिखना चाहिए। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे कस्टम फॉन्ट का यूज़ कर रहा हूँ जो कि है गूगल फॉन्ट, और ये रोबोटो नाम का फॉन्ट है। तो जैसे ही मैंने रोबोटो लिखा है यहाँ पे सब कुछ रोबोटो में कन्वर्ट हो गया। अब फॉन्ट फैमिली के अंदर हम कॉमा लगा के मल्टीपल फॉन्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं रोबोटो के आगे कॉमा लगाऊं और यहाँ पे लिख दूं सेंस सेरिफ, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी वजह से ब्राउज़र को रोबोटो नहीं मिला, रोबोटो को ब्राउज़र लोड नहीं कर पाया या किसी भी रीज़न से वो नहीं चला, तो वो फॉल बैक कर जाएगा सेंस सेरिफ के अंदर। तो इसका मतलब कि अगर मैं इन लिंक्स को यहाँ से अभी के लिए कमेंट कर दूँ और सेव करूँ, तब आप देखोगे ये जो टेक्स्ट था वो फॉल बैक कर चुका है सेंस सेरिफ के ऊपर। ये इसलिए करना ज़रूरी होता है कि अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपका ये कस्टम फॉन्ट लोड नहीं हुआ या जो भी फॉन्ट आपने यहाँ डिफाइन किया था वो नहीं हुआ, तो उसके बाद हम एक फॉल बैक फॉन्ट लगा देते हैं जो सिस्टम का फॉन्ट होता है। सिस्टम फॉन्ट मतलब चाहे आप कोई सा भी पीसी यूज़ करते हो, चाहे विंडोज़ यूज़ करते हो, चाहे मैक यूज़ करते हो, चाहे लिनक्स यूज़ करते हो, उसके अंदर जो सिस्टम के डिफ़ॉल्ट फॉन्ट पहले से डल कर आते हैं हम उन पे फॉल बैक कराते हैं ताकि यूज़र को ब्रेक होती हुई ना दिखे चीज़ें। तो उसके लिए हम उसका एक फॉल बैक फॉन्ट ऐड कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया सेंस सेरिफ। तो ये होता है फॉन्ट फैमिली। अब बात करते हैं फॉन्ट साइज़ की। तो फॉन्ट फैमिली में हमने बताया कि किस तरीके का फॉन्ट होना चाहिए, कैसा टेक्स्ट दिखना चाहिए। फॉन्ट साइज़ में हम बताते हैं कि वो कितना बड़ा या कितना छोटा दिखना चाहिए। तो लेट्स से अगर मैं बोलूँ कि ये 20 पिक्सल का मुझे दिखना चाहिए, तो जैसे ही मैं 20px लिखूंगा तो आप देखोगे ये सब 20 पिक्सल पे बड़े होने लग गए हैं फॉन्ट। जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है वो 16 पिक्सल का होता है। अभी के लिए मैं ज़रा कलर को भी रेड कर दूं, तो जो फॉन्ट डिफ़ॉल्ट होता है, फॉन्ट साइज़ जो डिफ़ॉल्ट होता है वो 16 पिक्सल का होता है, और वो ब्राउज़र टू ब्राउज़र भी डिपेंड कर सकता है कि वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो आप उसको यहाँ से पूरी तरह मैनेज कर सकते हो फॉन्ट साइज़ लगा के। तो अगर मैं यहाँ पे 40 कर दूंगा तो ये 40 पिक्सल का फॉन्ट साइज़ हो गया है। अब फॉन्ट साइज़ को भी आप 2-3 तरीके से डिफाइन कर सकते हो। पहला तरीका होता है पिक्सल में लिखने का, दूसरा तरीका होता है इसको आप परसेंट पे लिख सकते हो कि अगर मैं बोलूँ मुझे 90% का फॉन्ट चाहिए तो वो परसेंट्स पे भी काम करते हैं सारे फॉन्ट। तीसरा तरीका होता है आप इसको लेंथ पे भी बता सकते हो। तो लेंथ पे 2 चीज़ें होती है, एक होता है रेम और एक होता है EM। तो ये दोनों में कुछ खास फ़र्क नहीं होता, बस दोनों में एक छोटा सा फ़र्क है। EM जो होता है वो अपने पेरेंट के फॉन्ट पे रिएक्ट करता है, और जो RM होता है वो आपके HTML के रूट लेवल के फॉन्ट पे इंटरैक्ट करता है। अब ये एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि अगर आप EM को यूज़ कर रहे हो तो आप इसके पेरेंट के फॉन्ट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो। अगर आप REM यूज़ कर रहे हो, REM यूज़ कर रहे हो, तो आप मतलब HTML के फॉन्ट पे रिएक्ट कर रहे हो। और अगर आप पिक्सल्स यूज़ कर रहे हो और परसेंट यूज़ कर रहे हो तो वो भी आप पेरेंट के फॉन्ट पे रिएक्ट कर रहे हो बेसिकली। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको फॉन्ट साइज़ बड़ा करना है तो आप यहाँ पे पिक्सल्स पे दे सकते हो। अभी के लिए ये जो यूनिट्स मैंने बताई, जो लेंथ बताई, ये बाद में एडवांस लेवल पे काम आएगी। अभी के लिए आप पिक्सल में और परसेंट पे ही फोकस करें तो बेटर है। तो ये होता है फॉन्ट साइज़। अब हम बात करेंगे फॉन्ट वेट के बारे में। फॉन्ट वेट वो जगह होती है जहाँ पर आप अपने फॉन्ट को ये बताते हो कि उसका वेट कितना होगा। वेट मतलब वो कितना पतला दिखेगा, कितना मोटा दिखेगा आपके वेब पेज के ऊपर। तो इसको लिखने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट के अंदर कुछ नंबर्स होते हैं 100 से लेके 900 तक। तो 100, 200, 300, 400 ऐसे 900 तक होते हैं, और इनका अपनी वैल्यूज़ होती हैं। 100 का मतलब होता है थिन, 200 का मतलब होता है एक्स्ट्रा लाइट, 300 का मतलब होता है लाइट, 400 इज इक्वल टू नॉर्मल, 500 मीडियम, 600 सेमी बोल्ड, 700 बोल्ड और 800 एक्स्ट्रा बोल्ड। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनके टाइप्स होते हैं। तो अगर आपका फॉन्ट ये सारे टाइप सपोर्ट करता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो अगर क्योंकि मैंने गूगल फॉन्ट यूज़ किया तो ये सब कुछ सपोर्ट करता है, तो अगर मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूँ तब आप देखोगे ये फॉन्ट कितना पतला हो गया, ये थिन पे चला गया अभी। तो आप
बता सकते हो कि आपके फॉन्ट का वेट क्या होगा, कितना मोटा होगा, कितना पतला होएगा। तो मैंने अभी के लिए 100 किया। देन अगर मैं इसको 400 कर देता हूँ तो ये इसका नॉर्मल है। अगर मैं इसको लेट्स से 300 कर देता हूँ तो ये इसका लाइटर वर्जन है। अगर मैं इसको 600 कर दूँ तो ये इसका बोल्ड वर्जन है। तो इसमें से आप कुछ चीज़ें डायरेक्टली लिखकर भी बता सकते हैं। जैसे 600 का मतलब होता है बोल्ड, तो मैं यहाँ डायरेक्टली आके बोल्ड भी लिख सकता हूँ, ये भी काम करता है। मैं 600 भी लिख सकता हूँ, मैं बोल्ड भी लिख सकता हूँ, दोनों काम करता है। और मैं चाहूँ तो नंबर्स में इसको आगे पीछे कर सकता हूँ। 600 की जगह मैं इसको 800 कर सकता हूँ, या 800 की जगह मैं इसको 900 कर सकता हूँ। जो मेरे फॉन्ट प्रॉपर्टी सपोर्ट कर रहे होंगे वो मैं सारे यहाँ पे नंबर्स में डाल सकता हूँ। बट ये यूजुअली 100 से 900 के बीच में ही होते हैं। आई मीन 100 से शुरू होते हैं, 900 तक चलते हैं। तो ये होते हैं आपका फॉन्ट वेट, जिससे आप डिसाइड करते हो कि फॉन्ट कितना थिक और कितना लाइट दिखेगा। इसके बाद जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम कहते हैं फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल का मतलब ये होता है कि आप अपने फॉन्ट को आइटैलिक्स वगैरह कर सकते हो इससे। तो अगर मैंने फॉन्ट स्टाइल आइटैलिक लिखा तो अब आप देखोगे कि सारे पी टैग जो थे वो आइटैलिक्स में कन्वर्ट हो गए हैं। अभी मैंने इसके अंदर कोई आइटैलिक्स टैग भी ऐड नहीं किया है, तभी भी हो गए हैं। तो आप ये डायरेक्टली CSS से भी कर सकते हो ये काम, या फिर कोई पहले से आइटैलिक्स है तो उसको आप यहाँ से नॉर्मल भी कर सकते हो। तो ये होता है फॉन्ट स्टाइल का काम। ये बस आपके फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर देगा कि वो नॉर्मल दिखना चाहिए या आइटैलिक्स दिखना चाहिए। ये होता है फॉन्ट स्टाइल। इसके बाद आता है टेक्स्ट अलाइन। अब टेक्स्ट अलाइन क्या काम करता है? टेक्स्ट अलाइन आपके फॉन्ट को अलाइन करने के काम आता है। आपको टेक्स्ट लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, सेंटर में चाहिए या जस्टिफाइड चाहिए, ये सब कुछ टेक्स्ट अलाइन से होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं टेक्स्ट अलाइन लिखूँ सेंटर, तो आप देखोगे आप सभी पी टैग्स जो हैं वो बॉडी के सेंटर में हो गए हैं। वो इसलिए हो गए क्योंकि मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर बोल दिया, इसलिए वो सेंटर में चले गए सारे। अगर मैं इसको लेफ़्ट कर दूं तो ये सारे लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएंगे। आप देखो तो ये सारे लेफ़्ट की तरफ अलाइन हो गए। मैं चाहता हूँ सबको राइट में अलाइन कर दूँ, तो मैं यहाँ पे राइट लिख सकता हूँ। तो ये सारे बॉडी के राइट में अलाइन हो गए हैं। ये बॉडी में इसलिए हो रहे हैं अभी क्योंकि ये किसी डिव के अंदर रैप नहीं है। अगर ये किसी डिव के अंदर रैप होंगे या किसी भी एलिमेंट के अंदर रैप होंगे तो ये अपने पेरेंट के साथ रिएक्ट करेंगे। तो अभी ये किसी पे रैप नहीं है, इसलिए बॉडी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये अभी राइट पे चले गए हैं। एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि ये आपके लेफ्ट से राइट तक इक्वल रहेगा हमेशा टेक्स्ट। तो मैं इसका एग्जाम्पल के लिए एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं कॉपी करके थोड़ा बड़ा कर देता हूँ टेक्स्ट को, ताकि आपको समझ में आ पाए। तो आप ये देखो, मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ भी बढ़ा के 40 पिक्सल कर देता हूँ। हाँ, तो अब आप देखो कि ये जहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे टेक्स्ट एंड हो रहा है, ये आप देखोगे एंड में सब इक्वल है, स्पेस में सब इक्वल आ रहा है। यहाँ पे कुछ स्पेस में अनइवन नहीं हो रहा राइट साइड में, ठीक है। अगर मैं इसको लेफ़्ट करता हूँ तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे राइट में गैप्स हैं। इधर ज़्यादा गैप है, इधर कम गैप है, इधर ऑब्वियसली ज़्यादा है क्योंकि टेक्स्ट ख़त्म हो गया है। बट अगर मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ तो ये सारे गैप्स इक्वल हो जाते हैं। बट इसमें क्या होता है कि ये गैप इक्वल होने की वजह से जो वर्ड्स के बीच के स्पेसिस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। जस्टिफाई का मतलब हो गया कि आपका लेफ्ट से राइट तक इक्वल दिखेगा टेक्स्ट, बट उसको करने के लिए CSS बीच में वर्ड्स के बीच में गैप्स बढ़ा सकता है। ये होता है, ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते थे, जिसमें आप टेक्स्ट को अलाइन लेफ्ट करते थे, राइट करते थे, जस्टिफाई करते थे। सेम तरीके से यहाँ पर भी काम करता है। तो ये होता है टेक्स्ट अलाइन। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आती है जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। तो मैं अगर यहाँ पे H1 को टारगेट करूँ और यहाँ पे बोलूँ टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब ये हो गया कि मैं टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन लगाना चाहता हूँ, उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। तो आप देखोगे इस H1 के अंदर अभी एक अंडरलाइन ऐड हो गई है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन बेसिकली अंडरलाइन के लिए या फिर टेक्स्ट के ऊपर कोई लाइन ड्रॉ करनी है उसके लिए भी काम आता है। तो मैं टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे अंडरलाइन, वैसे एक होता है ओवरलाइन। तो अगर मैं ओवरलाइन लगा दूंगा तो आप देखोगे कि ऊपर भी बॉर्डर आ गया और नीचे भी बॉर्डर आ गया उसके। तो उसको हमने डेकोरेट कर दिया अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन लगा के और ओवरलाइन लगा के। अब अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों लाइंस का कलर भी चेंज कर सकता हूँ, जिसके लिए हम लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, और इस पर मैं अगेन कोई भी कलर बता सकता हूँ। तो अगर मैं अभी के लिए रेड बताऊँ तो आप देखोगे वो दोनों लाइंस जो है वो रेड हो गई हैं, नीचे वाली भी ऊपर वाली भी।
तो ये होता है टेक्स्ट डेकोरेशन। डेकोरेशन मतलब अंडरलाइन लगाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ लाइन हाइट के बारे में। लाइन हाइट बेसिकली आपके टेक्स्ट की वर्टिकल स्पेसिंग को मैनेज करने के काम आता है, इस स्पेस को जो आप यहाँ पे देख रहे हो। तो अगर इसको करने के लिए हम लिखते हैं लाइन हाइट, और यहाँ पे अगेन मैं अलग अलग चीज़ें डिफाइन कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं इसको पिक्सल में दे सकता हूँ। तो मैं जैसे ही बोलूँगा 40 पिक्सल, तो अब आप देखोगे ये थोड़ा सा चिपक गया सब आपस में। इसको मैं बढ़ा के अगर कर दूंगा 80 पिक्सल, तो आप देखोगे यहाँ पे गैप बढ़ गया आप बीच में। टेक्स्ट के वर्टिकल गैप्स को कंट्रोल करता है लाइन हाइट। तो जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे इनके बीच का गैप जो है बढ़ता चला जाएगा। इसको मैं पिक्सल में भी डिफाइन कर सकता हूँ, इसको मैं परसेंट पे भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो अगर मैं परसेंट लिखूंगा तो ये परसेंट के हिसाब से चलने लग जाएगा, 300%, 200%, 100%, तो ये परसेंट पे भी काम करता है। बट जो हम डिफ़ॉल्ट तरीका यूज़ करते हैं वो हम करते हैं विदाउट यूनिट। कोई यूनिट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ना हम परसेंट यूज़ कर रहे हैं, ना पिक्सल यूज़ कर रहे हैं, ना रेम यूज़ कर रहे हैं, ना EM यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ लिख रहे हैं 1.5 विदाउट एनी यूनिट। इसका मतलब क्या होता है, ये अब हमने लाइन हाइट कर दिया है डायनामिक। इसका मतलब ये होता है जो भी आपका फॉन्ट साइज होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.5 से, और जो भी वैल्यू होगी वो आपके टेक्स्ट की लाइन हाइट होगी। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका फॉन्ट डायनामिक बन जाता है। आप चाहे कितना भी बड़ा करो, कितना भी छोटा करो, वो हमेशा मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो उसको यहाँ पे अप्लाई कर देगा, जिससे आपका फॉन्ट की रीडेबिलिटी बेटर हो जाती है। अगर ये सारे फॉन्ट चिपक के आएंगे तो पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप 1.5 लिख देते हैं तो ये हमेशा सही काम करता है, और जो आपका फॉन्ट साइज होगा उसका इक्वली मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू निकाल के देगा। तो ये डायनामिक तरीका होता है लाइन हाइट डिफाइन करने का। तो आप कंसीडर ये करें कि 1.5 ही यूज़ करें। बहुत ही स्पेसिफिक केसेस में जहां आपको इंटेंशनली जाके कुछ पिक्सल्स में देना पड़ रहा है तभी आप दें, अदरवाइज आप 1.5 को ही यूज़ करें। तो एक और टैग के बारे में मैं बात करना चाहता हूं जिसको कहते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म बेसिकली ये करता है कि वह आपके टेक्स्ट को कैपिटलाइज करने के काम आता है। कि अगर आपको टेक्स्ट को कैपिटलाइज करके दिखाना है, या लोअर केस पे दिखाना है, या अपर केस पे दिखाना है, तो वो सब आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म से करना होता है CSS के अंदर। तो उसको लिखने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। तो अपर केस करते क्या होगा कि ये सारे P टैग्स को अपर केस में कर देगा। आपने कैसे लिखा था उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आपने स्मॉल में लिखा था, ये इसको अपर केस में दिखाने लग जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, सब कुछ लोअर केस में दिखाओ, तो मैं इसको लोअर केस कर दूंगा। चाहे वो कैसे भी आपने लिखा था, अब सभी कुछ लोअर केस में शिफ्ट हो गया है। इसी की तरह मैं एक और चीज़ यहाँ पे कर सकता हूँ जिसको कहते हैं कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब ये होता है कि आपके हर वर्ड का पहला लेटर ये कैपिटल में कर देगा और बाकी सब लोअर में रहेगा। तो अब आप देख लो यहाँ पे हर वर्ड का एक एक पहला जो लेटर है वो सब कैपिटल में हो चुका है। तो ये चीज़ें यूज़ कहाँ होती है? ये चीज़ें यूज़ होती है ब्लॉग्स के अंदर। आप ब्लॉग्स में बहुत यूज़ होता है ये सब, कि कहीं पे आपको कैपिटल करके दिखाना होता है, कहीं पे आपको कैपिटलाइज करना होता है। तो ये चीज़ें ब्लॉग्स में बहुत यूज़ होती हैं। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, जिससे आप अपने फॉन्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपर केस में, लोअर केस में, या फिर कैपिटलाइज में। तो ये होता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। जैसा मैंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, अब टाइम है बोनस टिप का। अगर आप चाहते हैं कि आपके टेक्स्ट की शेडो इफेक्ट और भी स्टनिंग लगे तो टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। तो ये अपना H1 टैग है। अभी के लिए मैं इसमें से सब हटा देता हूँ। तब मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम भी कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये दिख पाए। अब अगर मैं इसके अंदर लगाऊँ टेक्स्ट शेडो, तो टेक्स्ट शेडो क्या काम करती है? टेक्स्ट शेडो बेसिकली आपके टेक्स्ट के अराउंड शेडो प्रोवाइड कराती है, जिससे आपका टेक्स्ट और स्टनिंग और अपीलिंग दिखता है। इससे आप इसको 3D का इफेक्ट भी दे सकते हो। तो इसको करने के लिए मैं लिखता हूँ टेक्स्ट शेडो, फिर मैं लिख रहा हूँ 2 पिक्सल। 2 पिक्सल मतलब राइट से 2 पिक्सल, एंड देन बॉटम से 2 पिक्सल, एंड 5 पिक्सल ब्लर कर रहा हूँ मैं उस शेडो को, और यहाँ पे मैं उसको कलर बता रहा हूँ। तो अभी आप देखो ये इफेक्ट आपके सामने बन के आ गया है। आपके टेक्स्ट के पीछे एक शेडो बन गई है जो कि ग्रे कलर की है, जिसकी वजह से ये टेक्स्ट कितना अपीलिंग लग रहा है। तो मैं आपको ये प्रॉपर्टी थोड़ा सही से समझा देता हूँ। अगर मैं 5 को 0 कर दूँ तो आप देखोगे ये बिल्कुल ब्लर ख़त्म हो गया है इसका। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो राइट की तरफ मूव कर रही है। अगर मैं 20 करूँ तो आप देखोगे
वो राइट की तरफ 20 पिक्सल चली गई, और जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो बॉटम की तरफ मूव कर रही है। तो मैंने अभी बोला 20 पिक्सल राइट से, 20 पिक्सल बॉटम से दूर हो गई है शेडो टेक्स्ट से। उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो उसका ब्लर है, कि आप इसको कितना ब्लर करना चाहते हो। तो मैंने 5 किया था, आप देखोगे कितना ब्लर दिख रहा है। मैं इसको जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा ये वैसे वैसे और ब्लर होता जाएगा। तो आप इसको यूज़ करके बहुत सारे वेरिएशंस बना सकते हो, अपने टेक्स्ट को बहुत अपीलिंग बना के 3D लुक पे भी ला सकते हो। और ये लास्ट में होता है कलर, आप इसको कुछ भी कलर दे सकते हो। तो आप देखो ये कितना सही लग रहा है इस समय। तो अगर मैं इसको मैं अगर 0-0 करूँगा तो ये ग्लो की तरह भी काम करेगा। ये देखो टेक्स्ट के पीछे ग्लो की तरह भी काम करेगा। तो ये है वो बोनस स्टेप जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कही थी। तो यह है कुछ इंपॉर्टेंट CSS टेक्स्ट स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज जो आपके वेब पेज को विजुअली अपीलिंग और रीडेबल बनाने में हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।